हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आधार हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको आधार हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो आईपीओ है 8 मई को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 10 मई को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम इसी साइज की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 3000 करोड़ रुपए ये कंपनी हमें रेज करती हुई नजर आ रही है। इसमें से अगर हम 1000 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो ये पैसा हमें कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा और बाकी अगर हम 2000 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं उनके पास में हमें ये 2000 करोड़ का जो अमाउंट है ये हमें जाता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे प्राइस बैंड की अगर हम बात करेंगे तो 315 के कट ऑफ प्राइस पे यहाँ पे कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है और एक लॉट के अगर हम टोटल नंबर ऑफ शेयर्स की अगर हम बात करेंगे तो 47 शेयर्स का लॉट शेयर्स हमें यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे अराउंड 35% की लगभग का रिटेल कोटा है, यानी कि 3000 करोड़ के हिसाब से अगर हम 35% का रिटेल कोटा अगर हम निकालेंगे तो लगभग 1050 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे जो अलॉटमेंट के चांसेस है रिटेल कोटा के अंदर वो यहाँ पे काफी ज्यादा रहने वाले हैं। अगर हम यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, आधार हाउसिंग फाइनेंस की ग्रोथ रेट की अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे अराउंड 25-30% से कंपनी हमें ग्रोथ हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर हम अभी कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे जो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी का अगर हम बेस की अगर हम बात करेंगे, ये साल लगभग यानी कि जो 23-24 वाले फाइनेंशियल ईयर जो खत्म हुआ है अभी, तो वहाँ पे लगभग 700 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी का हो सकता है। तो इतने बड़े बेस इफेक्ट पे कहीं ना कहीं 25-30% से ग्रो करना डेफिनेटली यहाँ पे दिक्कत रहेगी। लेकिन फिर भी जिस तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है तो वहाँ पे डेफिनेटली आने वाले 2-3 साल के लिए और यहाँ पे 20-25% की जो ग्रोथ है वो यहाँ पे ये कंपनी मेंटेन हमें करती हुई नजर आ सकती है। अब अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो देखिए, लगभग 13,400 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है और उसके हिसाब से अगर हम इस साल लगभग 700 से 720 करोड़ के लगभग कंपनी का प्रॉफिट होने वाला है। तो उसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे पी रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 18-19 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए, जिस तरीके से कंपनी हमें ग्रो होती हुई नजर आ रही है तो वहाँ पे जो 18-19 का जो पी रेशियो है वो कहीं ना कहीं देखा जाए एक नॉर्मल काइंड ऑफ वैल्यूएशन पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो ये जो मेनली अगर हम कोविड के बाद में जितनी भी यहाँ पे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है उनके अंदर हमें इतना ज़्यादा रिटर्न देखने को नहीं मिला है, क्योंकि ये जो डीएचएफएल वाला जो कांड हुआ था उसके बाद अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पहले ये जो हाउसिंग फाइनेंस वाला जो सेक्टर होता था लगभग 40 से 50 के पी रेशियो पे हमें ट्रेड होता हुआ नजर आता था। और अगर हम अभी देखेंगे ऑन एन एवरेज यहाँ पे अराउंड 30 के लगभग ये सेक्टर का जो पी रेशियो है वो हमें होता हुआ नजर आया है। और इसका अगर हम रीजन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाउसिंग फाइनेंस में कंपनीज भी लिस्टेड हो गई है और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो अभी बैंक भी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली हमें यहाँ पे हाउसिंग फाइनेंस के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। और कहीं ना कहीं जो बैंक्स होते हैं उनका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है वो काफी कम रहता है, क्योंकि उनके पास में लो कॉस्ट डिपॉजिट्स होते हैं। लेकिन ये जो एनबीएफसीज होती है तो इनका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है वो काफी ज्यादा हो जाता है। इनके जो लोन्स वगैरह होते हैं वो इनको हायर रेट पे करने होते हैं और कहीं ना कहीं इनका जो रिस्क होता है वो काफी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जिन लोगों को बैंक लोन नहीं देती उन्हें एनबीएफसी लोन देने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका जो रिस्क होता है वो यहाँ पे काफी ज्यादा हो जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे एक तरीके से सेक्टर री रेटिंग होना अभी काफी ज्यादा मुश्किल लग रही है। मेरे ख्याल से ये जो पूरा सेक्टर है यानी कि हाउसिंग फाइनेंस वाला जो पूरा सेक्टर है ये हमें तभी री रेटिंग होती हुई नजर आएगी तब हमें जो इंटरेस्ट रेट के जो कट्स है वो हमें होते हुए नजर आएंगे। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो इंटरेस्ट रेट मोस्टली हमें 1.5 से 2 साल हो गए कि इंटरेस्ट रेट लगातार हमें बढ़ते हुए नजर आए और पिछले 6 महीने से कोई इंटरेस्ट रेट में हमें चेंज होता हुआ नजर नहीं आया है। तो इस पॉइंट से अगर आप देखोगे जब इंटरेस्ट रेट कट होना स्टार्ट होंगे तब मुझे लगता है कि ये सेक्टर की री रेटिंग हमें होती हुई नजर आ सकती है। तो किसी को अगर यहाँ पे 2-3 साल की व्यू के हिसाब से अगर लेना है एनबीएफसी सेक्टर तो डेफिनेटली ये लिया जा सकता है। मेरे ख्याल से लिस्टिंग के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि अराउंड 19 के लगभग की पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे मुझे लगता है कि एक बार के लिए 24-25 के लगभग की पी रेशियो पे ये कंपनी में जाती हुई नजर आ सकती है। वहाँ पे मुझे लगता है कि अराउंड 20-30% का आपको यहाँ पे अगर लिस्टिंग पे नहीं मिलता तो 1-2 महीने में आपको यहाँ पे मिल सकता है, या फिर अगर आपको अगर यहाँ पे मार्केट अगर अच्छा रहता है तो यहाँ पर आपको 20 से 30% का लिस्टिंग गेन भी आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से लिस्टिंग गेन के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है और उसके अलावा यहाँ पे लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। दोस्तों, मैं कहता हूँ कि आधार हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।